हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि इसके पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके थे मौर्य काल। वो एक थ्योरी क्लास थे। यह जो है एमसीक्यू प्रश्न है जो 1 क्वेश्चन के रूप में दिया है। यह भी क्या तो मौर्य काल से ही संबंधित है। मौर्य काल से जितने भी प्रश्न बनते हैं हम ये सभी 1 क्वेश्चन के रूप में आपको करवाएंगे। ध्यानपूर्वक कहानी के माध्यम से सुनते रहिएगा और जो भी आपको महत्वपूर्ण पॉइंट लगे आप उसे नोट कर लीजिएगा, ताकि यहाँ से अगर प्रश्न बने तो एग्जाम हॉल में छूटने की संभावना कम बने। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों को साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि यह वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। आइए बिना समय लेते हुए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। क्या तो मौर्य काल देखिएगा, यह वीडियो जो है क्या तो 1 क्वेश्चन के रूप में है। इसके पहले हम मौर्य काल पढ़ा दिए हैं, वह एक थ्योरी क्लास है, आप उसे देखना ना भूलिएगा। आइए देखते हैं। क्या तो मौर्य वंश की स्थापना किसने की? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। किसने की? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। कब? तो 322 ईसा पूर्व में। 322 ईसा पूर्व में। नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को किसने हराया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। किसने? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था चाणक्य की सहायता से। देखिएगा, चंद्रगुप्त मगध साम्राज्य की गद्दी पर किसके सहयोग से बैठा? तो चाणक्य के सहयोग से। चाणक्य के सहयोग से 322 ईसा पूर्व में। 322 ईसा पूर्व में मुद्रा राक्षस चंद्रगुप्त मौर्य को किस कुल के मानते थे? शूद्र कुल के। शूद्र कुल के। जैन साहित्य और साहित्य चंद्रगुप्त। जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य। जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य चंद्रगुप्त मौर्य को किस कुल के मानते? तो क्षत्रिय कुल के। क्षत्रिय कुल के। विशाखादत्त की मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? तो ब्रिसल शब्द का प्रयोग किया गया था। किस शब्द का? तो ब्रिसल शब्द का प्रयोग किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य की संज्ञा का प्राचीनतम अभिलेख साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो रुद्रदामन के जूनागढ़ रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। चंद्रगुप्त मौर्य एवं सेल्यूकस के बीच युद्ध कब हुआ? तो 305 ईसा पूर्व में। 305 ईसा पूर्व में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखते हैं क्या आगे क्या। तो 1 मिनट देखिएगा। हाँ, सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को किसके राज दरबार में भेजा? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। मेगास्थनीज की रचना कौन है? तो इंडिका पुस्तक है, जो किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश से भी संबंधित है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा, प्रमुख भारतीय शासक वंश एवं उपाधि। एक तरफ है शासक, दूसरे तरफ है वंश, तीसरे तरफ है उपाधि। अर्थात कौन से सम्राट ने कौन सी उपाधि धारण की। देखिएगा, जो है बिंदुसार जो है मौर्य वंश के हैं। कौन है? तो मौर्य वंश के। लेकिन मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है। इसने अमित्रघात की उपाधि धारण की। ये चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा थे। बिंदुसार के बेटा अशोक वन। बिंदुसार के बेटा अशोक, ये भी मौर्य वंश के थे। इसने देवा नाम प्रिय एवं प्रियदर्शी की उपाधि धारण की। कन्नव वंश के शासक कनिष्क जो थे कुषाण वंश के शासक थे। ये इसने देवपुत्र की उपाधि धारण की। कौन सी? तो देवपुत्र की उपाधि धारण की। हाल ये सातवाहन वंश के थे। ये कवि वत्सल्य की उपाधि धारण की थी। गौतमी पुत्र सतकर्णी, ये जो सातवाहन वंश के थे, यह जो है क्षत्रिय मर्दन की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त, ये भी गुप्त वंश के थे। यह कविराज पराक्रम की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम, ये थे गुप्त वंश के शासक। कौन से वंश से? तो गुप्त वंश के शासक थे। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय, ये गुप्त वंश के थे। ये गुप्त वंश के थे। इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि? तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। हर्षवर्धन, ये थे पूषा भीति वंश के, जो शिलादित्य की उपाधि धारण की थी। पुलकेशिन द्वितीय, जो चालुक व तापी वंश के थे, ये परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। परमेश्वर की उपाधि। महेंद्र वर्मन प्रथम पल्लव वंश के थे। यह विचित्र चित्र की उपाधि धारण की थी। आगे तारासी वर्मन प्रथम पल्लव वंश के, इसने वातिपीकोंड एवं महामल्ल की उपाधि धारण की। वातिपीकोंड एवं महामल्ल की उपाधि धारण की। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। गोविंद तृतीय राष्ट्रकूट वंश के थे। यह जातुंग की उपाधि धारण की थे। विक्रमादित्य चतुर्थ, ये चालुक्य कल्याणी थी। यह त्रिभुवनम मल्ल की राजधानी थी। त्रिभुवनम की उपाधि धारण की थी। विक्रमादित्य
चालुक्य बेंगी यह नरेंद्र मेघराज की उपाधि धारण की थी। राजराज यह चोल वंश के थे जो कहते जयमकोंड एवं चोल मार्तंड की उपाधि धारण की थी। राजेंद्र प्रथम चोल वंश या गंगकोट चोल की उपाधि धारण की थी। राजेंद्र प्रथम चोल वंश के थे जो गंगकोट चोल की उपाधि धारण की। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं क्या है 1 मिनट देखिएगा। चंद्रगुप्त को यूनानी ने क्या कहा तो सेंड्रोकोटस कहा है। अपने जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म स्वीकार लिया तो जैन धर्म। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला में हुआ था। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाई थी। कौटिल्य की पुस्तक का नाम क्या है तो अर्थशास्त्र। क्या तो अर्थशास्त्र है। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को कौन से प्रांत दिए तो काबुल, हेरात, गांधार, मकरान 4 क्षेत्र दिए थे। चंद्रगुप्त का साम्राज्य कितने प्रांतों में विभाजित तो 4 प्रांतों में। दक्षिण मौर्य के दक्षिण विजय की जानकारी किस ग्रंथ से ली गई है तो तमिल ग्रंथ अहनरूढ़ एवं मुरानु नूर से। चंद्रगुप्त मौर्य के विभागों के अध्यक्ष को क्या कहा जाता तो अमात्य कहा जाता है। क्या तो अमात्य कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य बने। चंद्रगुप्त के जैन गुरु भद्रबाहु थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने शरीर किस प्रकार से त्याग दी तो संलेखना विधि से। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को विशिष्ट रूप से वर्णन मिलता है तो विशाखादत्त में। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार ने किस ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा तो 298 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा। तक्षशिला में विद्रोह किस शासक के समय होता बिंदुसार के शासनकाल में हुआ था। बिंदुसार के दरबार में कौन से यूनानी राजदूत आया तो डायमेकस आया था। कौन तो डायमेकस आया था। बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था आजीवक संप्रदाय का। लेकिन आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है तो मोगलीपुत्र तीसरे। बिंदुसार का भी प्रधानमंत्री कौन बने तो चाणक्य बने। पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा किसने कहा तो मेगास्थनीज ने जो इंडिका पुस्तक के लेखक है। मौर्य साम्राज्य का महानतम शासक कौन है तो अशोक है। कौन है तो अशोक है। देखिएगा आगे क्या है तो अभिलेख में अशोक को किस नाम से जाना जाता है तो देवा नाम प्रियदर्शी। पुराणों में अशोक को किस नाम से जाना है तो अशोक वर्धन। क्या तो अशोक वर्धन। देखिएगा ये जो इस तरह दिया रहता है आप उसे ध्यान से ही पढ़िएगा और अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। जो प्रश्न बनते हैं यही से बनते हैं। देखिएगा अशोककालीन मौर्य साम्राज्य के प्रांत, एक तरफ प्रांत दूसरी तरफ राजधानी और उसके बाद वर्तमान स्थिति। देखिएगा अर्थात कहने का तात्पर्य है उत्तरापथ की राजधानी कहाँ तो तक्षशिला कहाँ तो पाकिस्तान में। प्राच्य या पूर्वी प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र है। ये कहाँ तो बिहार में है। अवंती की राजधानी उज्जैन कहाँ तो मध्य प्रदेश में है। दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी कहाँ तो कर्नाटक में। कलिंग की राजधानी तोसली कहाँ तो ओडिशा में है। देखिएगा आगे अशोक के शासनकाल के प्रमुख अधिकारी एवं कार्य अग्रमत्य सम्राट का मुख्यमंत्री एवं सहायक होता था। महामात्र प्रशासन के विभिन्न भागों के अध्यक्ष राजुक। क्या तो राजुक। प्रांतीय स्तर के उच्चाधिकारी युक्त या आयुक्त। राजस्व संग्रह करने वाला प्रादेशिक जिले का पदाधिकारी होता था। अशोक के अभिलेखों को किसने पढ़ा था जेम्स प्रेसियम 1837 में पढ़ा था। 1837 में पढ़ा था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखते हैं क्या है तो अशोक ने कलिंग विजय किस ईसा पूर्व में की तो 261 ईसा पूर्व में। कलिंग की राजधानी कहाँ है तो तोसली है। कहाँ है तोसली है। कलिंग किसके लिए प्रसिद्ध है तो हथियारों के लिए प्रसिद्ध है। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है 13वां शिलालेख में। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है कलासी। क्या तो कलासी है। कहाँ तो कलासी है। आगे देखिए क्या तो अशोक ने नेपाल में कौन सा नगर बसाया तो ललित पतन नगर। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने भेड़े घोष की जगह कौन सी तो धम घोष की नीति अपना ली। अशोक की कर नीति की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है तो रोमनदेही अभिलेख से मिलती है। अशोक बौद्ध धर्म अपनाने से पहले किस धर्म को मानते तो भगवान शिव को।
अशोक को किसने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी? तो उपगुप्त ने। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी थी। अशोक के पिता का नाम बिंदुसार थे। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को भेजा था, लेकिन अशोक के ही शासनकाल में बौद्ध धर्म का प्रचार अनेक स्थानों पर भी हुआ है। हम उसे आगे देखेंगे। देखिएगा क्या, तो 1 मिनट देखिएगा, 1 मिनट। मौर्य वंश ने कितने वर्षों तक शासन किया था? लगभग 137 वर्ष तक। 137 वर्षों तक शासन किया। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा, लेकिन इसी में पूछेंगे मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन है? तो बृहदत्त है। कौन? तो बृहदत्त है। अशोक के क्या है? अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में लिखी गई? तो प्राकृतिक एवं ब्राह्मणी। प्राकृतिक एवं ब्राह्मणी लिपि में। प्राकृतिक एवं ब्राह्मणी लिपि में। बृहद शिलालेख की संख्या कितने? तो 14। बृहद शिलालेखों की संख्या 14। चाणक्य का अन्य नाम? विष्णुगुप्त, कौटिल्य, अंशु, दिवाकर, प्रभाकर, ये सभी बचपन का ही नाम है। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। मैकियावेली की प्रिंस की तुलना किससे की जाती है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र पुस्तक से। कौटिल्य की अर्थशास्त्र पुस्तक से। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो विशाखा दत्त है। कौन है? तो विशाखा दत्त है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या है? तो देखिएगा, 1 मिनट। अशोक के शिलालेख के प्राप्त स्थान, खोज एवं वर्ष। देखिएगा, यहां से प्रश्न इस तरह पूछा जाता है। देखिएगा, जूनागढ़ अभिलेख किस राज्य में है? तो गिरनार सौराष्ट्र में है। इसकी खोज 1822 में। किस भाषा में? तो ब्राह्मणी लिपि में। शहबाजगढ़ी 1836 में। पिशवार पाकिस्तान, जो खरोष्टी लिपि में, जो खरोष्टी लिपि में है। आगे देखिए क्या, तो धौली 1837 में। पूरी उड़ीसा कौन सी लिपि में? तो ब्राह्मणी लिपि में। कौन सी लिपि में? तो ब्राह्मणी लिपि में। 1 मिनट देखिएगा आगे क्या है, तो 1 मिनट देखिएगा। कलासी 1837 में। देहरादून उत्तराखंड, ब्राह्मणी लिपि। क्या है? तो ब्राह्मणी लिपि। जौगढ़ 1850। गंजामग, क्या? तो गंजामग उड़ीसा, ये भी कौन सी लिपि में? तो ब्राह्मणी लिपि में है। चोपड़ा 1822। थामा सौराष्ट्र, ब्राह्मणी लिपि में है। मानसेरा 1889। हजारा पाकिस्तान, खरोष्टी लिपि में है। ईरागुड्डी 1916 हैदराबाद आंध्र प्रदेश, ब्राह्मणी लिपि में। क्या? तो ब्राह्मणी लिपि में है। आगे है, अशोक द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में बौद्ध धर्म का प्रचारक भेजे गए। महेंद्र एवं संघमित्रा को श्रीलंका, मांझनितिक को कश्मीर नगर या कश्मीर और गंधार, सोनउतरा को सुवर्णगिरी, रक्षित को उत्तरी कनारा, धर्म रक्षित को पश्चिम भारत, महारक्षित को यवन साम्राज्य, महाधर्म रक्षित को महाराष्ट्र, महाधर्म रक्षित को महाराष्ट्र और महादेव को मैसूर, महादेव को मैसूर। सौरानंदन की रचना किसने की? तो अशोक घोष ने। किसने? तो अशोक घोष ने। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया? तो अशोक ने। किसने बनवाया? तो अशोक ने बनवाया। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा, अशोक से पूर्व मगध का शासक कौन था? घनानंद। कौटिल्य ने किस भाषा में अर्थशास्त्र की रचना की? तो संस्कृत भाषा में। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पलों पर प्रकाश डाला गया? तो अर्थशास्त्र की नीति पर। चाणक्य के शासनकाल में धार्मिक अनुष्ठानों में मंत्री को क्या कहा जाता है? तो पुरोहित कहा जाता है। क्या? तो पुरोहित कहा जाता था। मौर्य काल में जनपद से प्राप्त होने वाली आय को क्या कहा जाता है? तो राष्ट्र। मौर्यकालीन शासन व्यवस्था की सर्वाधिक छोटी इकाई ग्राम थी। क्या थी? ग्राम थी। अशोक के 14 शिलालेखों में सर्वाधिक महत्व वाले कौन सा शिलालेख? 13वां शिलालेख है, जो कलिंग युद्ध का उल्लेख मिलता है। अशोक के कौन से अभिलेख में यह घोषणा की गई, सभी मेरे मनुष्य बच्चे हैं? प्रथम ही शिलालेख में, प्रथम ही शिलालेख में कहा गया है। अशोक के 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध का विजय वर्णन मिलता है। यह कहाँ से प्राप्त होता है? तो धौली से। मौर्य काल में जनसाधारण की भाषा पाली थी। मौर्य काल में प्रचलित मुद्रा का नाम पन थे। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था? तक्षशिला। तक्षशिला कहाँ पड़ता है? तो पाकिस्तान में। किस मौर्य शासक ने दक्कन की विजय प्राप्त की? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने।
किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म का अनुयायी कहा गया था? परिविशिष्ट बर्तन में, प्रविशिष्ट वर्तन में, प्रवर्तन में। किस महीने में मौर्य का राजकीय वर्ष आरंभ होता है? तो आषाढ़ में। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल बना है? तो लकड़ी का। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है राजकीय भूमि से प्राप्त आय। किस शिलालेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला है? तो रुद्रदामन एवं जूनागढ़ अभिलेख से। रुद्रदामन एवं जूनागढ़ अभिलेख से। वैसा स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, क्या भारवो अभिलेख, भारवो अभिलेख है। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? अशोक ने। श्रीनगर किस नदी के किनारे है? तो झेलम नदी के किनारे। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। देखिए यहाँ गया अशोक के 13 शिला लेख या 14 शिला लेख कौन कौन महत्वपूर्ण है देखिएगा, जिसमें से पहला शिलालेख में है पशु बलि की निंदा की गई थी, पहला शिलालेख में। दूसरा में इसमें मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का सुधार या वर्णन किया गया है, किसमें? तो दूसरा में। जबकि देखिएगा तीसरा में क्या है, तीसरा में युक्त एवं राजकों को प्रादेशिक को आदेश दिया जाए कि हर 5 वर्ष के उपरांत साम्राज्य के सभी लोगों में निरीक्षण के लिए जाए एवं धर्म प्रचार हेतु कार्य किया जाए। धर्म प्रचार से संबंधित है तीसरा में। चौथा में अभिलेखों में भेरी घोष की जगह धर्म की घोष की नीति अपना ली, किस अभिलेख में? चौथा में है। पांचवा में शिलालेख इस शिलालेख में धर्म महामंत्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। छठा में समक्ष प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन तथा आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी जाए, ये छठा में थे। देखिएगा सातवां में क्या है, सभी संप्रदाय के बीच सह अस्तित्व एवं आत्म समन्वय तथा मानसिक शुद्धता का आवाहन किया जाए। आठवां में अशोक की तीर्थ यात्रा का उल्लेख। नौवां में सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया जाए। 10वां में इसमें अशोक ने आदेश दिया जाए कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे। 11वां में धर्म को महिमा प्रदान करना तथा धर्म की प्रशंसा एवं अनुशंसा, धर्म में सहयोग एवं धर्म की शिक्षा का प्रदान किया जाए। देखिएगा 12वां में क्या, तो स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों से सहमत बात। 13वां में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। तो पूछेंगे अशोक का सबसे बड़ा अभिलेख कौन है? तो 13वां अभिलेख यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा, जिसमें कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। कलिंग युद्ध के ही दौरान 261 ईसा पूर्व के दौरान है भगवान बुद्ध ने चंद्रगुप्त मौर्य ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिए थे। 14वां में है अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है। अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित किया है। देखते हैं कि आगे क्या है, तो 1 मिनट। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ? तो अर्थशास्त्र में। मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा गया? तो सड़क निर्माण अधिकारी को। मौर्य काल में गुप्तचर को क्या कहा गया है? तो गूढ़ पुरुष। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं, यह युक्ति किसकी है? तो मेगास्थनीज की है। मेगास्थनीज भारतीय समाज को कितने श्रेणी में बांटा? तो 7वीं। कितने? तो 7वीं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। मौर्य काल से जितने भी ऑनलाइन में क्वेश्चन बनते थे हम आपको करवा दिए हैं, बस आप इसे एक बार पुनः देख लीजिएगा ताकि यह वीडियो। तो मौर्योत्तर काल जिसमें से है मौर्य वंश के बाद किस वंश ने राज स्थापित की? तो शुंग वंश ने। मौर्य वंश के बाद शुंग वंश ने की थी। देखिएगा शुंग वंश का संस्थापक कौन है? तो पुष्यमित्र शुंग 184 ईसा पूर्व में की थी। 184 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने किस धर्म का उपासक एवं संरक्षक? तो ब्राह्मण धर्म का उपासक एवं संरक्षक था। देखिएगा आगे क्या है, तो पुष्यमित्र शुंग 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराने की पुष्टि कहाँ से मिलती है? तो पतंजलि के महाभाष्य। शुंग वंश का चौथा प्रजापति राजा कौन था? शुंग वंश का चौथा प्रतापी राजा कौन था? शुंग वंश का चौथा प्रतापी राजा कौन है? तो वसुमित्र था। कौन था? वसुमित्र था। शुंग वंश की राजधानी कहाँ? तो विदिशा है। शुंग वंश की राजधानी कहाँ? तो विदिशा। पे से ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा
प्राचीन भारत के प्रमुख राजवंश संस्थापक एवं उसकी राजधानी। आर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार, राजधानी गिरिब्रेज या पाटलिपुत्र है। शिशुनाग 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 वंश के संस्थापक शिशुनाग है, इसकी राजधानी वैशाली है। नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद, राजधानी पाटलिपुत्र। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, राजधानी कहाँ है तो पाटलिपुत्र है। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग है, इसकी राजधानी विदिशा या पाटलिपुत्र है। कन्ना वंश के संस्थापक वासुदेव, इसकी राजधानी कहाँ तो पाटलिपुत्र है। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुख है, इसकी राजधानी प्रतिष्ठान है, कहाँ तो प्रतिष्ठान है। इक्ष्वाकु वंश के संस्थापक कौन थे? वशिष्ठ पुत्र समतुल, इसकी राजधानी नागार्जुन कोंडा है। कुषाण वंश के संस्थापक कडफिसिस प्रथम, इसकी राजधानी पुष्पुर या पेशापर है। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र है। हुन वंश के संस्थापक तोरमन है, इसकी राजधानी सियालकोट है, कहाँ तो सियालकोट है। आगे देखते हैं क्या है तो पुष्यभूति वंश के संस्थापक नरवर्धन, इसकी राजधानी थानेश्वर कनौज है। पल्लव वंश के संस्थापक शिव भूमि बर्मन, इसकी राजधानी कहाँ है तो कांचीपुरम है। चालुक्य वंश के संस्थापक जय सिंह है, इसकी राजधानी वातापी है। चालुक्य वंश के संस्थापक तैलपे, इसकी राजधानी मानखेत या कल्याणी है। चोर वंश के चालुक्य वंश वेगी जिसे कहा जाता है, इसके संस्थापक विष्णुवर्धन है, इसकी राजधानी कहाँ तो बेंगी, क्या तो बेंगी, यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दांते बर्मन है, दांते बर्मन है, इसकी राजधानी कहाँ तो मानेखेत है, कहाँ तो मानेखेत है। पाल वंश के संस्थापक गोपाल है, इसकी राजधानी कहाँ तो मुंगेर है। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन है? हरिश्चंद्र, की राजधानी कहाँ तो गुजरात है। सेन वंश का संस्थापक कौन है? समांत सेन है, इसकी राजधानी गढ़वाल बंगाल है। गढ़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव, इसकी राजधानी कन्नौज है। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव, इसकी राजधानी अजमेर है। चंदेल वंश का संस्थापक नानक है, कौन है तो नानक है, इसकी राजधानी खजुराहो है। गंग वंश के संस्थापक ब्रह्महस्त है, इसकी राजधानी पुरी है, कहाँ तो पुरी है। उत्पल वंश की राजधानी अवंती बर्मन है, इसकी राजधानी कश्मीर है। परमार वंश के संस्थापक कृष्णराज हैं, इसकी राजधानी थार या उज्जैन है। सोलंकी वंश के संस्थापक मूलज प्रथम, क्या तो अहिल्याबारा है। कांचीपुरम के संस्थापक कोकल है, इसकी राजधानी त्रिपुरा है। चोल वंश के संस्थापक विजयला है, इसकी राजधानी तंजावुर है, कहाँ है तो तंजावुर। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा, वसुमित्र तथा यवन सेनापति मीनांडर के बीच किस नदी के तट पर युद्ध हुआ? तो सिंधु नदी के बीच। पुष्यमित्र शुंग ने किसका सेनापति था? मौर्य वंश सम्राट बृहदत्त का थे। पुष्यमित्र शुंग ने किसने पराजित किया? तो कलिंग नरेश खारवेल ने। हाथी गुफा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? कलिंग राजा खारवेल से संबंधित। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। प्राचीन भारत का सबसे महान व्याकरण लेखक पतंजलि किसके समकालीन था? पुष्यमित्र शुंग के। पतंजलि के किस पर महाभाष्य लिखे गए? तो पाणिनि की अष्टाध्यायी पर। भरहुत एवं सांची के स्तूप का पुनर्निर्माण किस काल में हुआ था? शुंग काल में। सातवाहन राजकुमारों को क्या कहा जाता है? तो कुमार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो कुमार कहा जाता है। ब्राह्मण को सर्वप्रथम भूमिदान एवं जागीर देने की प्रथा का आरंभ हुआ किस काल में? तो सातवाहन काल में। सातवाहन की राजकीय भाषा क्या थी? प्राकृतिक थे। क्या तो प्राकृतिक थी। काल के चैत्य का निर्माण किसने करवाया? तो सातवाहन ने करवाया था। शुंग वंश का अंतिम राजा कौन थे? देवभूति था। देवभूति की हत्या किसने की थी? कन्नौ वंशी वासुदेव ने 73 ईसा पूर्व में की थी। 73 ईसा पूर्व में की थी। कन्नौ वंश का संस्थापक वासुदेव 60 ईसा पूर्व में की थी। सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में की थी। सातवाहन वंश की राजधानी पाठेन या प्रतिष्ठान थे। क्या तो गाथा सप्तशती की रचना किसने की थी? सातवाहन नरेश हाल ने की थी। सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन है? गौतमीपुत्र सतकर्णी है। गौतमीपुत्र सतकर्णी की ने कौन सी उपाधि धारण की थी? बेनकटक स्वामी की। नागार्जुन किसके समकालीन थे? गौतमीपुत्र समकर्णी के। गौतमीपुत्र सतकर्णी के समकालीन थे। रुद्रदामन कौन थे? शक राजा। शक महासर्प रुद्रदामन की पुत्री का विवाह किसके साथ हुआ था? वशिष्ठ पुत्र क्या तो पुलुमावी ने कौन सी उपाधि धारण की? तो दक्षिणापत्येश्वर की उपाधि। मीनांडर कौन था? यवन राजा। मीनांडर कौन था? तो
यवन राजा थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आगे क्या देखिएगा, भारत के भीतर भाग में प्रवेश करने वाला पहला यूनानी शासक कौन था? डेमरियस थे। डेमरियस थे। डेमरियस ने अपनी राजधानी पिता की स्मृति में कौन सा नगर बसाया था? थू थूडीमिया नामक नगर। भारत में सबसे पहले सोने की सिक्के किसने जारी किया था? हिंद यूनानी जिसे इंडो ग्रीक ने कहा, इंडो ग्रीक कहा जाता है भी। भारत में क्षेत्र शासन करने वाले पहला शासक कौन बना? तो माउस बना है। पल्लव वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन है? गोंदो फर्निशियर है। कि शासक के समय ईसाई धर्म प्रचार सेंट थॉमस भारत आया तो गोंदो फिर्स के शासनकाल में। भारत में कुषाण वंश की स्थापना किसने की? तो कुजुल कड़फिसेस प्रथम ने 15 ईस्वी में। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन है? तो कनिष्क के हैं। कौन है? तो कनिष्क है। कनिष्क कब राजा बना है? तो 78 ईसा पूर्व में। 78 ईसा पूर्व में। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुष्पुर या पेशावर थी। कनिष्क की द्वितीय राजधानी कहाँ थी? मथुरा थे। कहाँ? तो मथुरा थी। कनिष्क ने कश्मीर विजय के बाद कौन सा नगर बसाया? तो कनिष्कपुर बसाया है। कनिष्कपुर बसाया है। कनिष्क की सबसे महत्वपूर्ण विजय कौन सी? चीनी की विजय। बौद्ध साहित्य संगीति का आयोजन कनिष्क ने कहाँ करवाया था? कश्मीर के कुंडल वन में। चौथी बौद्ध संगीति का अध्यक्षता किसने की? तो वसुमित्र ने की थी। कनिष्क बौद्ध धर्म की कौन सी शिक्षा का अनुयायी था? महायान के। चौथी बौद्ध संगीति में की कौन सी पुस्तक लिखी गई? तो महाभिभाष शास्त्र लिखा गया। चौथी बौद्ध संगीति में कौन सी पुस्तक लिखी गई? तो महाभिशास्त्र लिखा गया है। देखिएगा आगे, मथुरा से प्राप्त कनिष्क की मूर्ति सैनिक वेशभूषण में था। कनिष्क के दरबार में महान दार्शनिक कौन था? अश्वघोष। अश्वघोष की रचना कौन है? बुद्ध चरित्र एवं सूत्रालंकार। प्रसिद्ध दार्शनिक एवं वैज्ञानिक नागार्जुन किसके दरबार में रहता था? कनिष्क के। माध्यमिक सूत्र ग्रंथ की रचना किसने की थी? नागार्जुन ने की थी। महाभिशास्त्र सूत्र की ग्रंथ की रचना किसने की? तो वसुमित्र ने। कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था? चरक था। कौन था? चरक था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा कहीं देखिएगा, बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसे कहा जाता है? तो महाभिभाष सूत्र को कहा जाता है। कनिष्क का पुरोहित कौन था? संरक्षक था। कनिष्क को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षा दी? तो अश्वघोष ने। भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को आइंस्टाइन कहा जाता है। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन है? वासुदेव। कुषाण शासकों को क्या कहा जाता है? देवपुत्र कहा जाता है। कुषाण में मृत शरीर की मूर्तियां कहाँ देखी गई? तो मंदिरों में। वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध धर्म बौद्ध बन गए? तो कनिष्क था। कौन था? कनिष्क था। कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गांधार शैली का किसका मिश्रण है? तो भारत ग्रीक या यूनानी शैली। भारत ग्रीक या यूनानी शैली। आगे देखिए क्या है, तो सातवाहन के समय समुद्र में मुद्रा सर्वाधिक किसने? तो सीसा के। सातवाहन के समय कौन सी मुद्रा? तो सीसा की मुद्रा सबसे ज्यादा ज्यादा जारी हुआ था। किस वंश के शासक ने ब्राह्मण एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि देने की प्रथा? तो सातवाहन ने। भारतीय रंगमंच में यवनिका या पर्दे का शुभारंभ यूनानियों ने किया था। भारत के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ किया? तो कनिष्क ने किया था। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में? 78 ईसा पूर्व में। तो कनिष्क के। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में था? धर्म का। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ था? 78 ईसा पूर्व में। 78 ईसा पूर्व में हुआ था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बने थे? कुषाण काल में। बुद्ध के शासकों ने क्या तो छत्र प्रणाली का प्रयोग कहाँ थे शासक ने की थे? छत्र अप्तम मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण की? तो शक। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन का व्यवहार लाया गया था ग्रीकों द्वारा। किसके द्वारा? तो ग्रीकों द्वारा लाया गया था। सातवाहन नरेन साले में समकालीन में गुनागढ़ ने किस प्राकृतिक ग्रंथ की रचना की? तो बृहद कथा की रचना की थी। किस संग्रहालय में कुषाण के मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में किया? तो मथुरा संग्रहालय में। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे शक्तिशाली राजा सातवाहन था। तीसरी शताब्दी में बरगाल प्रसिद्ध हाथी के काम हेतु थे। तीसरी शताब्दी में बरगाल प्रसिद्ध हाथी के काम हेतु। मौर्योत्तर काल में क्या है? मौर्योत्तर काल में किस विवाह को
को हे समझा, गांधार विवाह को हे समझा जाता था, हे समझा जाता था किस विवाह को, तो गांधार विवाह को। यवन राजदूत होलिडियोस किसके दरबार में विदिशा भारत है, तो भागदत्त भागा भद्र के सावंतों में किसे भारत का राष्ट्रीय संबंध माना जाता था, तो सावंत को प्लिनी कौन था, यूनानी भूगोल का विशेषज्ञ। मौर्योत्तर काल का सर्वाधिक विकास किस काल में, तो वस्त्र उद्योग। मौर्योत्तर काल में पश्चिम भारत का सर्वाधिक योगदान बंदर का क्या, तो भरूच एवं भरूकच थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आगे क्या, तो देखिएगा मौर्योत्तर काल में पूर्वी घाट पर स्थित महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र क्या, तो ताम्रलिपि है। जूनागढ़ अभिलेख पर स्थित है, तो रुद्र दामन की, किसके, तो रुद्र दामन की। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा, यह जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न हर हमेशा पूछे जाते हैं। प्रमुख दरबारी कवि एवं उनके संरक्षक, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। एक तरफ है दरबारी कवि, संरक्षक देखिएगा। 1 मिनट देखिएगा क्या, तो देखिएगा बभूति के संरक्षक यशो बर्मन है, बभूति के संरक्षक यशो बर्मन है। अश्वघोष के संरक्षक कनिक से, चरक के कनिक से है। कौटिल्य के चंद्रगुप्त मौर्य, अर्थात किसके दरबार में संरक्षण मिला वही सब दिया है, आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। आगे क्या, तो देखिएगा नागार्जुन को संरक्षक कनिक ने दिया, चंद्रवरदायी को पृथ्वी राज तृतीया ने, काम्बा को चोल राजा ने, भारवी को श्री विष्णु ने, कालिदास को चंद्रगुप्त द्वितीय ने, क्या, तो चंद्रवरदायी को पृथ्वीराज तृतीया ने। इसके अलावा देखिएगा हरिसेन, समुद्रगुप्त, वानभट्ट, हर्षवर्धन, धनवंतरी, चंद्रगुप्त द्वितीय, रविकीर्ति, पुलकेशिन द्वितीय, वाकपति यशोवर्धन, दंडता क्या नरसिंह वर्मन, जिनसेन अमोघ वर्ष, राजशेखर, महेंद्र प्रथम, आर्यभट्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय, महावीर चार, अशोक वर्ष, अमोघ वर्ष कौन है, तो अमोघ वर्ष। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। मौर्योत्तर काल से जितने भी प्रश्न बने हैं हम वह सभी आपको करवा दिए हैं 1 लाइन बाय क्वेश्चन के रूप में, और जो कॉलम में दिया है आप उसे पॉइंट बनाकर नोट ही कर लीजिएगा, ताकि यहाँ से अगर प्रश्न बने तो छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों को साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक यह वीडियो देख सके, और चैनल को हर हमेशा सब्सक्राइब करते रहिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ने में मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।